नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन मैं टॉक। कौन हूं? वो भी बताया जाएगा। नहीं, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ। ओके, इतने सारे कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं, वो थोड़ा डिसाइड करना कंफ्यूज हो जाएगा कि हैं कौन। तो फिलहाल मैं बता देती हूँ कि मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉक। 30 जनवरी 1971 को एक प्लेन हाईजैक हुआ। प्लेन को हाईजैक करके कश्मीर से पाकिस्तान ले जाया गया। प्लेन का नाम था गंगा और ये इंडिया का पहला हाईजैकिंग इंसिडेंट था, प्लेन हाईजैकिंग इंसिडेंट। और इसी इंसिडेंट पर एक फ़िल्म बनी है IB71, जो कि 12 मई को आने वाली है। हमारे साथ है विद्युत जामवाल। हाय, वेलकम टू लल्लन टॉप। थैंक यू। अच्छा विद्युत, जब आप लल्लन टॉप आए थे ना, तो आपसे हमारे कलीग ने सवाल पूछा था कि आपकी ऐसी फिल्म कब आएगी जिसमें आप एक्शन नहीं कर रहे होंगे, रोमांस होगा, गाने होंगे। रोमांस और गाने तो नहीं है, लेकिन आप इसमें एक्शन नहीं कर रहे। आपने इतना सीरियसली ले लिया उनकी बात? मैं हर बात सुनता हूँ लोगों की, जो लोग मुझे एडवाइस भी देते हैं, मैं ध्यान से सुनता हूँ, सोचता हूँ और अमल करता हूँ उस पर। नाइस। लार्जर देन लाइफ एक्शन आप करते हैं और इस फिल्म में आप नहीं दिखाई देंगे उतना एक्शन करते हुए। क्या धुक धुक हो रही है, क्योंकि लोगों ने आपको उस रोल में, उस विद्युत को बहुत प्यार दिया है जो एक्शन करता है, और अब कैसा लग रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस है आपका? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला, मुझसे अक्सर लोग बोलते थे कि आप एक्शन 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 करते हैं और कुछ करने का मन नहीं है। मैं हमेशा बोलता था है, बहुत सारा मन है। बट जो IB फिल्म है उसमें एक्शन है, बट इंटेलिजेंस का ज़्यादा उपयोग किया है हम लोगों ने। जो दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो हिंदुस्तान का खुफिया विभाग है, वो उसी का इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम लोग सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहते हैं देश में। अच्छा, जब हम ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं या फिल्म बना रहे होते हैं जिसमें हम रियल लाइफ इंसिडेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि हम उस सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि A, वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, B, लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें काम करना होता है। तो क्या उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रेशर भी आता है? उस प्रेशर से आप लोगों ने कैसे डील किया? मैं अपनी लाइफ में पहली बार एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे काम कर रहा हूँ एक फिल्म में, और एज अ प्रोड्यूसर भी कर रहा हूँ। एंड कंग्रेचुलेशंस, मुझे thank you. शुरुआत में कहना चाहिए था। थैंक यू। एक जिम्मेदारी पहले तो ये है कि मैं कहाँ से आता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आप आते हैं उसके बारे में जानना सब ज़रूरी होता है, और जो जानते हैं उसके बारे में बात करना ज़रूरी होती है। मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी पूरी फैमिली डिफेंस सर्विसेज में रही है, सरकारी ऑफिशियल्स रहे हैं। जिन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, उनमें से मेरे मामा शहीद हुए हैं हिंदुस्तान में एक जंग में। मेरे क्लासमेट्स थे जो कारगिल की वॉर में शहीद हुए हैं, तो मैंने ये सब बहुत नज़दीकी से देखा हुआ है। सो जब मेरे पास कहानियाँ आती थी अक्सर, जब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो पे कहानी है, मुझे लगा बहुत ज़रूरी है बताना। पहली बात तो ये है कि एक ऐसा मिशन है जो 50 साल पहले हुआ था, जिसका किसी ने जिक्र भी नहीं किया। 2 न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, उस समय के हर न्यूज़पेपर में पहले पेज पे थी ये खबर, अचानक दब गई, कई रीज़नों से दबा दी गई। अब समय आ गया था इस बारे में बात की जाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो हिंदुस्तान का जो खुफिया विभाग है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट जब मैं लोगों से बात करता हूँ, उनको CIA या MI या ISI या मोसाद सबके बारे में पता है, बट जब हिंदुस्तानी सीक्रेट सर्विस की बात आ रही है, उनको पक्का नहीं होता कि रॉ है, CID है। सो नॉट ओनली to entertain, but to tell them about the heroism, the heroic deeds that the Indians have done, the sacrifices they've made, उन सब का जिक्र करना, उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई या जब आपको ये पता चला कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एज अ प्रोड्यूसर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं आपको ले जाना चाहूँगी उस पहले मोमेंट पे जहाँ पर आपको ये स्क्रिप्ट पता चली। क्या पहला थॉट आपके दिमाग में आया और कैसे आपने कहा कि नहीं, इस पर फिल्म बना? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको उदाहरण से समझा पाऊंगा कि आज के करंट सिचुएशन में रशिया, जो एक बहुत बड़ी पावर है, उसने एक छोटे से देश पे अटैक किया था। 1 साल हो गया है, जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ये किस्सा 50 साल पहले हुआ था। 2 देश थे, चाइना और पाकिस्तान, जो मिल के इंडिया को डिवाइड कर रहे थे। सिर्फ 13 दिन में हमने विजय की। एंड इट इज़ नॉट सिर्फ, इट्स नॉट ब्रेवरी और ब्रवाडो, इट्स टू डू विद इंटेलिजेंस। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस ने उस समय भी बहुत कमाल किया था। सो एज अ प्रोड्यूसर तो मैंने सोचा नहीं था, बट एज अ स्टोरी आई जस्ट थॉट कि बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। फिर लकली मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, सो मैंने कहा बहुत सच्चाई से काम करना पड़ेगा। काफ़ी रिसर्च की हम लोगों ने, कई लोगों से मिला, मेरे फादर के कॉन्टैक्ट्स थे, फिर जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत बहुत तसल्ली से रिसर्च की। और रिसर्च में एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये थी कि दोनों पहलू देखे जाएं।
जो दूसरे तरफ से किताबें लिखी गई हैं उसके बारे में कई लिखी गई, उनको भी पढ़ा एंड फिर हमने फिल्म बनाई। अच्छा, वो 1970 का जो दौर था, उस वक्त को, उस समय की बॉडी लैंग्वेज को, कपड़ों को, और एक एयरफोर्स ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उसको पर्दे पर उतारना, उसके लिए आपने एज एन एक्टर क्या कुछ तैयारियां की? मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ, उस डिसिप्लिन को मैं जानता हूँ, उस तरह के लोगों के साथ ही मैं रहा हूँ। बट चूंकि हम सिनेमा में दिखा रहे थे, 1970s का समय था, जो आर्ट था, घर का स्टाइल था, लोगों के कपड़े पहनने का स्टाइल था, उस पर हम लोगों ने बहुत काम किया। वी वेंट इनटू द एवरीथिंग दैट वी कुड फाइंड ड्यूरिंग ऑफ दैट टाइम। वो जो 30 कैरेक्टर्स हैं, जो 30 एजेंट थे जिन्होंने मिशन सक्सेसफुल किया था, उनके बारे में जितना जान सकते थे, बहुत कम खबरें थी, बहुत कम बातें थी, बहुत काम किया उस पर। अच्छा, एक बार जब सनी देओल आए थे ललन टॉप इंटरव्यू देने, तो उन्होंने ये बताया था कि अपनी एक फिल्म के सीन में वो और अमरीश पुरी का कोई सीन था, उसमें वो रोते रहे और रोते रह गए, कट होने के बाद भी रोते रह गए। तो क्या होता है, जब आप स्क्रिप्ट में इतना बह जाते हैं तो आपके ये इमोशंस रहते हैं। इस पूरी फिल्म के शूट के दौरान आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एक इमोशन में आप स्टक हो गए? क्योंकि वो ना ब्रेवरी, प्राइड, बहुत सारे मोमेंट्स हैं इस फिल्म में जो आपने फील किए होंगे। कोई ऐसा मोमेंट था आप स्टक रह गए कई दिनों तक वहाँ पर? बहुत सारे थे। मैं आपको एज एन हिंदुस्तानी, एज ए प्राउड इंडियन, उसके अलावा आपको एक पहलू बता देता हूँ। चूंकि मैंने एक्शन हीरो फिल्म्स करके प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, एंड मैं अक्सर जब मैं मूवी शूट्स पे होता था एज एन एक्टर, मैं देखता था कि कई चीज़ें हैं जो प्रोड्यूसर्स बेटर कर सकते हैं। बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी थी। जैसे जब हम खाना खाते थे, सो जो हीरो है, हीरोइन है, डायरेक्टर है, डीओपी है, कैमरामैन, वो सब साथ में बैठ के खाते हैं। जो लाइटमैन होते हैं उनका अलग टेबल होता है, जो बाकी लोग होते हैं उनका अलग होता है। सो मुझे लगा एज ए प्रोड्यूसर हमें ये हायरार्की तोड़ देनी चाहिए। हमने डाइनिंग हॉल खोल दिया, जिसको जहाँ बैठना है, जिसको हीरोइन के साथ बैठना है बैठ जाओ, जिसको मेरे साथ बैठना है, जिसको जिसके साथ बैठना है बैठ जाओ। जब मैंने ये चेंज देखा और जिस तरह से लोग एक्साइटेड हो जाते थे मूवी शूट पे आने के लिए और जस्ट कि काम पे जाना है, वो जो उनका एक्साइटमेंट थी ना, वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे लगा कि लोग वैसे जा रहे हैं जैसे अपने घर के काम पे जा रहे हैं। सो वो इमोशन बहुत हाई था। देशभक्ति तो हर आदमी में, और हम जब शूटिंग में होते थे और हम सीन्स डिस्कस करते थे, हम हमेशा सोचते थे इन्होंने सोचा कैसे होगा, इनमें इतनी हिम्मत कैसे आई। अब बिना गन्स के, बिना किसी औजार के दूसरे देश में घुस जाते हैं, पक्का भी नहीं है वापस आएंगे, क्या सोच रहे थे, पागल। बट दिस इज द ब्रिलियंस। हम बात करते थे, बहुत 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 प्रभावित हो जाते थे अपने देश वालों से। तो ऐसे कभी गूज़बम्स आए शूट करते हुए? ठंड की वजह से तो आई, कश्मीर में बहुत ठंड थी। और हम लोग सुबह 4:30। आपको कहाँ फर्क पड़ेगा? सोशल मीडिया देखती हूँ मैं आपका, ऐसे बर्फ के अंदर घुस के घंटों आप बैठे रहते, कहाँ आपको ठंड लगेगी? नहीं, ठंड तो लगती है बट सहन कर लेते हैं। सो गूज़बम्स शूटिंग के दौरान मुझे पक्का नहीं, मुझे याद नहीं है। बट जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा नहीं कि जब आप एक एक्टर होते हैं, आप सेट पे होते हैं, आपको लगता है आपको सब पता है। जब आप सिनेमा देखते हैं, जब आप देखते हैं सब कुछ एक साथ आता है, देन यू फॉरगेट। आपको इमोशन हर तरह का आता है, गुस्सा, रोना, सो वो सब आया। हाँ, जब आपने ये देखी फिल्म, जब आपने इसका रफ कट देखा या जब भी पहला जब आपने उसका पूरा लुक देखा, तो आपको क्या लगा कि क्या कमाल बन गया? ऐसा कुछ फीलिंग आया? मुझे जो फर्स्ट फीलिंग आई थी और मैं अपने दोस्तों को बता रहा था, मुझे आई फेल्ट वेरी प्राउड कि इस तरह की मैंने फिल्म बनाई है। क्या होता है, क्या होगा, वो मुझे पता नहीं, बट इस तरह की फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी थी। जैसे मैं बोल रहा था, हर देश अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो या अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर फिल्में बनाता है, हिंदुस्तान नहीं बनाता है। इतनी कहानियाँ हम लोग बात ही नहीं करते हैं। आई फील वेरी प्राउड। वेरी नाइस। अच्छा, आपसे बात करें और स्टंट्स की बात ना करें, ऐसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, स्टंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आप अपने स्टंट खुद करते हैं, टॉम क्रूज जैसे अपने स्टंट खुद करते हैं, लेकिन वो जो स्तर है ना हॉलीवुड में स्टंट का और इस तरह की फिल्मों का, क्या आपको लगता है बॉलीवुड उसे अभी तक मैच नहीं कर पा रहा है, या क्या कुछ कोशिशें ऐसी करनी चाहिए और कि हम एटलीस्ट उस लेवल को मैच कर सकें? हम कर रहे हैं मैच। आपने पठान देखी है क्या? हाँ, बट अगेन मिशन इम्पॉसिबल। हाँ, बट आप कंपेयर कर रहे हैं एक फिल्म जो 3000 करोड़ की बनती है एग्जाम्पल, और आप एक फिल्म जो 500 करोड़ की बनती है, बहुत डिफरेंस होता है। मतलब आप कह रहे हैं हम पहुंच रहे हैं वहाँ धीरे? हम उनसे आगे का मुझे पक्का नहीं, हम उस लेवल पे तो हैं, क्योंकि ऑन ह्यूमन लेवल हम लोग फिजिकल एबिलिटीज़, मेहनत, उन सबसे ज़्यादा करते हैं। मैं आपको वादा कर सकता हूँ, जो एक फिल्म हिंदुस्तान में हम शूट करते हैं, मैं आपको सनक मैंने फिल्म की थी, और मुझे उस समय हमने एक्शन एक शूट करने के लिए
10 दिन लिए थे एक पीस शूट करने के लिए, और वो जैकी चैन की स्टंट टीम ने कोरियोग्राफ की थी, और वो बोलते हैं कि वो 3 से 3.5 महीने लेते हैं सिर्फ वो शूट करने के लिए। इतना डिफरेंस, अगर इतना टाइम लेंगे तो देखिएगा बेटर पर्दे पे। सो जवाब ये है कि हमारा लेवल सेम ही है, थोड़े पैसे कम लगाते हैं। अच्छा, वापस आते हैं उस फोटोग्राफ पर, सोशल मीडिया पोस्ट पर, जिसकी मैं अभी बात करी थी। बर्फ़ के अंदर आप एकदम चले जाते हैं और उसके बाद कुछ कुछ हाथों से मुद्राएं बनाते हैं। क्या है वो? फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है आई थिंक वो, या आपका तरीका है प्रैक्टिस करने का? उसके बारे में प्लीज़ बताइए। सो मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, कलरी फाइट। और जैसे हर मार्शल आर्ट में आपको एक बेल्ट दे दी जाती है, ब्लैक बेल्ट, ये बेल्ट, वो बेल्ट, बट चूंकि कलरी पैट इज़ द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, चाहे कराटे, कंफू, वो यहीं से निकला है। इसमें इस तरह की उपाधियाँ नहीं दी जाती हैं। आप अपने आप से अपने आप को बोलते हैं कि आप क्या हैं। सो यहाँ पे आपने जब हीलिंग, अटैकिंग, फाइटिंग स्किल्स, सब स्किल्स पे काम करने के बाद जब आपको कोई नहीं बोल सकता आप किस लेवल पे हैं, आपको अपने आप को परीक्षा में डालना पड़ता है। योगी परंपरा का एक हिस्सा है अपने आप को उन सिचुएशंस में डालना जहाँ पे लोग कहते हैं कि मुश्किल है, अपने दिमाग को ट्रेन करना। इसीलिए मैंने अपने आप को 3 घंटे बर्फ़ में डाला। ये एक योगी परंपरा को मेरी तरफ से एक सैल्यूटेशन थी। तो वो 3 घंटे बहुत तपस्या की, उससे पहले काफ़ी मुद्राओं पे काम किया, जितनी किताबें लिखी गई थी, जितने लोगों ने इस पे बात की थी, उन सब के बारे में पढ़ाई की। और जब मैं बर्फ़ में गया मुझे रियलाइज़ किया ये तो सब फेल हो गई हैं, क्योंकि ये किसी और के थे जो उनके ऊपर काम करता है, आप पे नहीं करता। जब मैं शुरू में घुसा, मैंने हर मुद्रा, क्योंकि आपकी हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है, आप ऑलमोस्ट डेथ के पास पहुंचने लग जाते हैं, और आपने जितना भी पढ़ा होता है, जितना भी याद किया होता है, सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो काम नहीं करती हैं मुद्राएं। फिर आप निकल आते हैं बाहर, फिर आप दूसरे दिन फिर जाते हैं और आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको अपनी बॉडी के लिए अपने तरह की चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। किस वजह से आपकी हार्ट रेट कम हो रही है, क्या छूने से आपकी ब्रीदिंग बेटर हो रही है, वो आपकी अपनी मुद्राएं बन जाती हैं। मतलब एक लॉन्ग प्रैक्टिस, लंबा तो प्रोग्राम। ये जब सब चल रहा होता है तो क्या ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर, सोचने के तरीके पर, आपकी चीज़ों को देखने के नज़रिए पर भी असर डालता है? मुझे लगता है डालता तो होगा। आप में कुछ चेंजेस आपने महसूस किए? नहीं, पहले तो जब मैंने ये किया, मैंने 15 बार अटेम्प्ट किया। पहले मैंने 22 मिनट किया, उसका बढ़ाता गया और फिर 3 घंटे तक ले गया। अपने अंदर जो चेंजेस देखे हैं वो ये कि पहले तो जो लिखा हुआ है, जो लोग बोलते हैं, वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिन्होंने लिखा है या जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो उनकी सच्चाई है। फिर आप अपनी ढूंढते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मैंने ये सब नोट्स बनाए हैं, ये तो मेरी सच्चाई है, कोई और पढ़ेगा, ट्राई करेगा, फेल हो जाएगा। सो जो मैं समझा कि आप अपने बारे में जितना जान सकते हैं कोई और आपको बता नहीं सकता। ओके, तो आपकी फेवरेट टॉप 3 एक्शन मूवीज, 3 बॉलीवुड से, 3 हॉलीवुड से? वो तो 6 हो गई। 3 6 होता है। तो 6 बता दीजिए। 6 बता देता हूँ। इस समय तो 6 याद करना मुश्किल है। मैंने भी आपको बताया, मुझे पठान देख के बहुत, आई फेल्ट वेरी प्राउड। बहुत बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने बनाई थी फिल्म। मैं खुदा हाफिज के बारे में बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं एज एन एक्शन एंथुजियास्ट बता सकता हूँ आपको। खुदा हाफिज में मैंने जेल सीक्वेंस किया है, और जब मैं कर रहा था तो मुझे पता था दुनिया देखेगी, क्योंकि मैं भी दुनिया में जहाँ पे भी एक्शन होता है उनके जेल सीक्वेंस सब देखता हूँ, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट है। एक बार फिल्म पर वापस आते हैं। जब आप ये फिल्म बना रहे थे तो किस किस तरह की परमिशंस की ज़रूरत पड़ी, और आईबी किस तरीके से काम करता है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बड़ा सीक्रेटिव होता है, तो वो आप किस हद तक दिखा पाए हैं इस पिक्चर में, अगर बताएं तो? मुश्किल तो बहुत था, क्योंकि ये 50 साल पुरानी कहानी है, इसका जिक्र ज़्यादा हुआ नहीं है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी। ये जो 30 एजेंट गए थे, उन्होंने हाईजैक किया था प्लेन, ये एजेंट्स थे जो पैसेंजर्स बन के गए थे, और ना ही इनके पास गन्स थी, कोई वेपन नहीं था, और इनको दूसरे देश में जाना था। एक छोटा सा प्लान था दिमाग में, जिसकी चांसेस एग्जीक्यूट करने की इम्पॉसिबल थी। जब आप इस तरह की सोच के साथ जाते हैं अंदर, जनरली यू कैन नॉट प्रिपेयर। आप सिर्फ जब मैदान जंग में पहुंचते हैं तब सोचते हैं क्या करना पड़ेगा। सो हर कैरेक्टर पे तसल्ली से काम किया गया, उनके ऊपर पूरी रिसर्च की गई कि इसकी क्या खासियत थी, इसकी क्या खासियत थी, वो करने में समय लग गया। अच्छा, इसमें अनुपम खेर भी आपके साथ हैं, तो एक सीनियर एक्टर के साथ जब आप काम करते हैं तो बहुत कुछ उस दिन का, उस शूट का हासिल होता है हमारा, कि आज हमने ये सीखा। आपका क्या हासिल था उनके साथ काम करने का? बहुत चीज़ें, बट
जो मैंने समझा कि जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं, उस लेवल की स्टारडम पे या उस तरह के मकाम पे होते हैं जहाँ पे आपको सब देखते हैं, सब जानते हैं कि आप उम्दा एक्टर हैं, सब जानते तो हैं ही, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। एंड आई थिंक जो मैंने उनसे सीखा है कि व्हेन आई विल बी दैट एज एंड सो सक्सेसफुल, इफ गॉड अलाउज मी टू, लोगों के साथ किस तरह से रहना है उनको, वो जब वो सेट पे आते हैं एवरीबडी इज कंफर्टेबल। ऐसा नहीं लगता कि उनको हमसे ज़्यादा आता है, वो किसी को एडवाइस या इनपुट नहीं देते हैं। ये सब चीज़ें सीखी कि आपसे जब तक पूछा ना जाए ज़रूरी नहीं है हम बताएं। सो एज अ सीनियर एक्टर आई थिंक इनक्रेडिबल। ओके अच्छा, आजकल ना सोशल मीडिया पर केरला स्टोरी का बड़ा बज़ है। मेरी दोस्त है अदा शर्मा, उसकी हीरोइन विपुषा मेरा दोस्त है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, आपका इस पर क्या कहना है? अब लोग क्या कह रहे हैं उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ने फिल्म बनाई है और दोनों मेरे बहुत अजीज हैं। मैं कल फिल्म वैसे भी देखने वाला हूँ, सोच कर जब मैं देखूंगा फिर बताऊंगा लोग सही कह रहे हैं कि गलत। ओके ऑलराइट, फटाफट से आपसे एक दो और सवाल पूछ लेती हूँ। आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स किसी रोमांटिक फिल्म में देख सकते हैं क्या हम आपको, सिर्फ एकदम हार्डकोर रोमांस करते हुए विद्युत जामवाल? मैंने आपकी एडवाइस ले ली है और आपको अगली बार हो सकता दिख जाए। अभी हमारी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है क्रैक, हिंदुस्तान की फर्स्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट फिल्म है। वो स्पोर्ट्स जो हम अक्सर देखते नहीं हैं, मगर डेयर डेविल लोग करते हैं और दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। और मुझे लगता है हिंदुस्तान की हर गली कूचे में लोग एक बिल्डिंग से दूसरे छत पे छलांग मारना, बस में चलना, ट्रेन में चढ़ना, भरी हुई ट्रेनों से उतरना, एक्सट्रीम स्पोर्ट रोज़ करते हैं। सो उस बारे में है फिल्म। सो ऑल द बेस्ट विद्युत एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आप भी जाइएगा, मूवी देखिएगा और कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विद्युत थे हमारे साथ, आपने सुना उनकी बातों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए लालन टॉप। बाय बाय।